सो एसबीएल में अभी तक हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर कर चुके हैं। एथिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और एथिक्स में अभी तक जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं वो है एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म, कोलबर्ग मॉडल, ग्रे, ओवन एंड एडम्स, approaches to ethics, deontological, teleological approach, ethical decision making, जिसमें हमने दो मॉडल कवर किए, ट्रिपल ए और टकर। इसके अलावा हम कवर कर चुके हैं ACCA कोड्स ऑफ एथिक्स, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, और कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। एक हमने बोबो क्वेश्चन कवर किया है, पार्ट बी, सी और डी हमारे नोट्स से। एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कवर किया है हमारे नोट्स से, डेविड हंटर के नाम से। एक हमने हॉज प्रोडक्ट्स जो है वो क्वेश्चन कवर किया है हमारे नोट्स से। एक हमने पॉलिसी स्पीच जो है वो क्वेश्चन कवर किया है, ये भी नोट्स से। अभी तक ये कुछ एरियाज हम कवर कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक हो गया, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से? हमारी बीपीपी किट से। बीपीपी किट में से हम कोई 2-3 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे। बीपीपी किट में अगर आप आए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा ऐसे के नाम से, ESSE। ऐसे ESSE मिलता है ऐसा क्यों क्वेश्चन? क्या कहता है? रिक्वायर्ड फॉर 12 मार्क्स, एडवाइस गिविंग योर रीजंस whether each of the three situation is in conflict with the principle of code of ethics for a professional accountant such as ACCA codes of ethics and conduct। इन क्वेश्चन में अगर हम देखें, ऐसे में कोई सिचुएशन 1 है हमारे पास, सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 3 है, तो आपने एडवाइस करना है अकॉर्डिंग टू ACCA कोड्स ऑफ एथिक्स, देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इन कन्फ्लिक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस गाइडेंस देनी है। ज़रा एक दफ़ा खुद से ट्राई करेंगे सिचुएशन 1, 2 और 3 को रीड करके कि कौन कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लाइंस हो रही है, मीन कौन सा कोड्स कन्फ्लिक्ट में है। एक दफ़ा खुद से ट्राई करें, फिर हम मिलके डिस्कस करते हैं कौन से कोड की नॉन कंप्लाइंस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5। सर ये आपने आंसर खोला हुआ है, ये पीछे क्वेश्चन है। सिचुएशन
1 2 3 को रीड करके आपने देखना है कौन से कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लाइंस हो रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम एडवाइस दे सकें। जी, कुछ आइडेंटिफाई होती है कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लायंस हो रही है, इसके अकॉर्डिंगली हम रिकमेंडेशन दे सके। सो आइए मिल के देखते हैं क्या है। ऐसे कंपनी, ऐसे इज एन इंटरनेशनल कंपनी बेस्ड इन यूरोप which trades principally in Asia and Europe. In its published codes of ethics, SA has committed itself to being a company that will trade fairly and sustainably. मेन कंपनी क्लेम ये कर रही है कि हम कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं और फेयरली सस्टेनेबली ऑपरेट करते हैं। SA has been pursuing an expansion strategy which has led to the following 3 situations occurring. Situation 1, क्या आपने आइडेंटिफाई किया? क्या देखते हैं। एट ए रिसेंट प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, ASA's chief executive officer CEO gave a very optimistic forecast for the company's future, suggesting that revenue would double over the next 3 years and profit and dividends would increase by 50%. क्या कर रहा है? एनालिस्ट को अपनी फोरकास्ट वो दे रहा है कि प्रॉफिट डबल होगा 3 सालों में, रेवेन्यू डबल होगा और प्रॉफिट डिविडेंड 50% इंक्रीज होंगे। However, the CEO had prepared his forecast in a hurry. जल्दी में बनाई नहीं, इतनी जल्दी में नहीं, आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें देख के बनानी चाहिए। And had not had in confirmed anybody else within SA, किसी के साथ कंफर्म भी नहीं किया। He didn't mention that ASA's home government was considering legal action against the company for underpayment of import duties and had made a claim for damages. इस सूरत में तो रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट 50% से इंक्रीज नहीं ना हो सकता अगर कंपनी के अगेंस्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम है। इफ सक्सेसफुल दिस क्लेम वुड मटीरियली इफेक्ट एसेज प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर 20x3। तो हमने पढ़ा हुआ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रॉन्ग रिपोर्ट्स, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इंटेग्रिटी प्रिंसिपल को मीट नहीं कर रहा। क्यों? आप क्या कर रहे हो? आपकी स्टेटमेंट जो है वो फोरकास्ट जो है वो कंटेनिंग फॉल्स क्लेम्स, क्या कहला है, मिसलीडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो विदाउट क्या चेकिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, विदाउट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर ऑन योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो एडवाइस क्या होनी चाहिए? इनको सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये प्रिपेयर करनी चाहिए, और अब अगर रॉन्ग जो है वो इशू कर दी है तो इसको रीस्टेट करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। क्या ख्याल है? 3-4 नंबर की बात कर सकते हैं। सिचुएशन 2,
In connection with the legal case in situation 1, मीन उसी केस के अकॉर्डिंगली ही आगे, As's home government had obtained a court order that all documents relating to As's export trade should be made available to the government's lawyer. However, many of the documents covered by the court order were the subject of confidentiality agreements between Asa and various entrepreneurs. These documents include detail of patents and processes with a high commercial value, and if knowledge of them became public, it would destroy some of Asa's competitive advantage. तो गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए हैं जिसके अंदर कस्टमर के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल है, जिसमें बहुत सेंसिटिव डाटा भी अवेलेबल है। किसी कंपैटर के पास चला गया तो कंपैटिव एडवांटेज ऐसे का अफेक्ट हो सकता है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्यों? कस्टमर ने आपको अपना डाटा दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे भी कॉन्फिडेंशियल रखोगे। क्या ख्याल है? लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शन है? कोर्ट रिक्वायर करे, लॉ रिक्वायर करे। तो अगर तो यहाँ से कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है तो फिर तो आपको दे देना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है तो फिर शायद आपको देखना पड़ेगा कि आपको देना या नहीं देना। क्यों? कोर्ट ऑर्डर और चीज़ है, गवर्नमेंट पार्टी का ऑर्डर और चीज़ है कि किस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर है। तो सवेरिटी ऑफ ऑर्डर को देखते हुए हमें देखना है, अगर तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो फिर प्रोवाइड करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? तो सिचुएशन 1 में इंटेग्रिटी का इशू था, सिचुएशन 2 में ऑब्जेक्टिविटी का। सिचुएशन 3, दिस सिचुएशन इज अनकनेक्टेड टू द अदर टू, मीन एक सेपरेट सिचुएशन है। ऐसे हैज ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद फार्म कंपनी फार्म। Under the terms of the joint venture agreement, each company has to make regular returns of financial performance to the other. कंपनी जॉइंट वेंचर में है और जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट में शामिल है कि हम क्या करेंगे, ईच कंपनी हैज़ टू मेक रेगुलर रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू द अदर, में अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स हम शेयर किया करेंगे। फॉर्म इज ऑलवेज लेट इन मेकिंग इट्स रिटर्न, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, which are usually incomplete and contain many errors. Farm's accounting staff are very reluctant to cooperate with As's accounting staff, and the working relationship between the two companies is poor. As's financial controller has been involved in a review of the joint venture with the farm. Due to the many problems that farm has caused him and his staff, he has advised discontinuing the joint venture. क्या इंटेग्रिटी का इशू था यहाँ पे? ऑब्जेक्टिविटी, आपको अपने काम पे फोकस करना है, आपको अनबायस रहना है, बायस एटीट्यूड नहीं शो करना, मनमर्जियाँ नहीं करनी। क्या ख्याल है? और जो काम आपको असाइन किया गया उसी पे फोकस होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का इशू कह सकते हैं थोड़ा सा है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, स्टाफ के पास कंपिटेंस नहीं है, ये तो नहीं उसने बताया। लेट करते हैं, सही नहीं बनाते, एरर होते हैं, लेकिन उसकी रीज़न उसने ये नहीं कहा कि स्टाफ के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, कंपिटेंस नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू तो नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या था? लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम करना, अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट रीजनेबल क्लेम चार्ज करना, दूसरों के अगेंस्ट फजूल रिमार्क्स को अवॉइड करना। प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर वही 3 बातें थी। कॉपरेट नहीं कर रहे तो ये एग्रीमेंट की ब्रीच कर रहे हैं। एग्रीमेंट कौन सा? जो दोनों के बीच में तय हुआ है। ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर का मतलब ही क्या है कि हमने मिल के चलना है, और मिल के कैसे चलना है? स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली। स्पोर्ट होगी तो जॉइंट वेंचर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो अगर ये स्पोर्ट नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे ही नहीं रहे, दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को मीट नहीं कर रहा। और बाकी देखो ना, प्रॉपरली फिट भी तो देखो ना होते हैं या नहीं होते। क्या ख्याल है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया, अपना बेस्ट देख रहे हैं, दूसरे को देख ही नहीं रहे।
तो क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। अगर जॉइंट वेंचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एग्रीमेंट को आपको मीट करना है, जो भी एग्री हुआ है दोनों पार्टीज़ को उसके अकॉर्डिंगली चलना है। दिया जा सकता है आंसर इसका। एक क्वेश्चन और मिलेगा हमें किट में ही, क्वेश्चन नंबर 3 RDC। RDC requirement of the question for 10 good marks. Use Tucker's 5 question model to assess the decision to choose route A. कि रूट ए कंपनी शायद चूज करने जा रही है, तो आपने 5 क्वेश्चन मॉडल के अकॉर्डिंगली असेस करके बताना है कि प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट और सस्टेनेबल है या नहीं है। क्या ख्याल है? ट्राई करेंगे ज़रा खुद से एक दफ़ा। जी, क्या करना है, टकर के अकॉर्डिंगली रूट ए को हमने असेस करना है कि एथिकली राइट है या रॉन्ग है। So Railway Development Company RDC was considering two options for a new railway line connecting two towns in the country of Zealand. तो क्या करने जा रहे हैं, कोई नई रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं दो टाउन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। Route A involved cutting a channel through an area designated as being of special scientific importance because it was one of a very few suitable feeding grounds for a colony of endangered birds. The birds were considered to be an important part of the local environment with some potential influences on local ecosystem. और अगर रूट ए को चूज़ करते हैं तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है। द अल्टरनेटिव वाज रूट बी which would involve the compulsory purchase and destruction of Adil Krill farms. Mr. Krill was a vocal opponent of the Route B plan. He said that he had a right to stay on the land which had been owned by his family for 4 generations and which he had developed into a profitable farm.
The farm employed a number of local people whose job would be lost if route B went through the house and land. Mr. Krull threatened legal action against RDC if route B was chosen. Obviously रूट ए को डिस्कस करते हुए हमने साथ रूट बी का कंपैरिजन भी अब करना होगा. An independent legal authority has determined that the compulsory purchase price of Mr. Krull's farm would be $1 million if route B were chosen. RDC considering this a material cost over and above other land cost, because the project net present value of cash flow over a 10-year period would be $5 million if route A were chosen, and the NPV would be reduced to $4 million if route B were chosen. तो अच्छा कौन सा है? ए प्रॉफिटेबल है. क्यों ज़्यादा एनपीवी दे रहा है? 5 मिलियन दे रहा है एज कम्पेयर टू रूट बी. क्यों? उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है. फार्म बाय करना पड़ेगा आपको मिस्टर क्रल से. तो प्रॉफिटेबिलिटी एक क्लियर हो गया. सस्टेनेबिलिटी की बात देखी जाए तो उसमें रूट ए सस्टेनेबिलिटी को मीट नहीं कर रहा. द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैड गिवन बोथ रूट्स प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन and offered no opinion of which it preferred. लोकल गवर्नमेंट ने सब कुछ छोड़ दिया कि इसके ऊपर आरडीसी के ऊपर जो मर्जी चूज कर लो, हमें कोई इशू नहीं है. If supported infrastructure projects such as the new railway line, believing that either route would attract new income and prosperity to the region. गवर्नमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि रूट एक बनने जा रहा है जिससे कोई प्रॉस्पेरिटी मीन कोई इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होने का चांस मिलेगा. It took the view that as an experienced railway builder, RDC would know best which to choose and how to evaluate the two options. Because it was very keen to attract the investment, it left the decision entirely to RDC. RDC selected route A as the route to build the new line. A local environmental pressure group, Save the Bird, was outraged at the decision to choose route A. Pressure groups. It criticized RDC and also the local authority for ignoring the sustainability implication of the decision. It accused the company of profiting at the expense of the environment and threatened to use direct action to disrupt the building of the line through the birds feeding ground if route A went ahead. करना क्या आपको? use Tucker's 5 question model to assess the decision to choose route A. तो प्रॉफिटेबल है. एनपीवी की बेस पर बात करेंगे. लीगल भी है. क्यों? गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है आपको और वैसे भी रूट बी में जाते हैं तो मिस्टर क्रल जो है वो लीगल एक्शन लेने का थ्रेट दे चुका है और अल्टीमेटली उसकी इनहेरिटेड अगर लैंड है तो लीगल एक्शन फेस करना भी पड़ सकता है. तो इसलिए रूट ए लीगल भी है, फेयर है. मीन अगर आप देखो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनके पांडव से फेयर नहीं है. क्या ख्याल है? क्यों? इनका काम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और अगर ऐसी बॉडीज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी तो एनवायरनमेंट तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन अगर रूट बी पे जाते हैं तो मिस्टर करल इनहेरिटेड लैंड है वो अफेक्ट होगा, बल्कि लोकल जॉब्स भी वहाँ की अफेक्ट होंगी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अगर स्टेक होल्डर को देखा जाए तो रूट ए फेयर है. राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, एथिकली ठीक है. रूट बी में जाते हैं तो मिस्टर करल की इनहेरिटेड लैंड को हम अफेक्ट करने जा रहे हैं. जॉब्स जा रहे हैं सर. क्या ख्याल है? वो एथिकली ठीक नहीं है. जॉब्स अफेक्ट करने जा रहे हैं, फैमिली इनकम अफेक्ट करने जा रहे हैं. लेकिन रूट ए में अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं? अदर लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स को भी इफेक्ट करने जा रहे हैं. हाँ, अगर तो बर्ड्स के लिए कोई अल्टरनेटिव प्लेस अरेंज कर दी जाए तो फिर तो राइट भी है. सस्टेनेबल नहीं है. लोकल इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम को आप इन्फ्लुएंस करने जा रहे हो, अदर लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करने जा रहे हो तो सस्टेनेबल नहीं है. हाँ, एज कंपेयर टू रूट बी अगर देखा जाए तो कंपनी का डिसीजन राइट है
एथिकली, क्यों? जस्ट सस्टेनेबिलिटी का इशू है, अदरवाइज बाकी सब मीट हो रहा है। दिया जा सकता है 10 नंबर के आंसर। हाँ ठीक है, वो इसी रूट बी अगर नहीं तो फिर ये ठीक है ना, क्योंकि तो एक तो चूज करना है उसने, ये तो नहीं कि रोड बनाई ना। इसमें देखना ये होता है कि पॉइंट्स किसके तरफ ज्यादा है। हाँ, मीन अगर रूट बी ना होता तो फिर ये शायद दो मीट नहीं किया था क्वेश्चन, तो हम कहते ठीक नहीं है, लेकिन अब साथ रूट बी भी है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा है तो फिर तो ठीक है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। Discuss the importance to RDC of recognizing all of the stakeholder in a decision, such as choosing between route A and route B. Discuss the importance to RDC of recognizing all of the stakeholder in a decision, such as choosing between route A and B. Route A and B choose करते वक्त stakeholder जो recognize करने हैं, importance देखनी है, वो आपने डिस्कस करनी है। तो क्या इंपॉर्टेंस देखनी है अभी स्टेक होल्डर की? एक तो आपको स्टेक होल्डर की पावर देखनी है कि स्टेक होल्डर कितनी पावर रखते हैं इस डिसीजन में आपके अगेंस्ट, और अगर पावर को देखा जाए तो मिस्टर करल तो शायद पावर रखता है, लेकिन लोकल इन्वायरमेंट या उनको रिप्रेजेंट करने वाले प्रेशर ग्रुप्स जो है वो इतनी पावर नहीं रखते। क्यों? आपको सपोर्ट है फ्रॉम गवर्नमेंट भी। क्या ख्याल है? दूसरा आपने इंटरेस्ट भी देखना है। इंटरेस्ट को अगर देखा जाए तो मिस्टर करल का इंटरेस्ट जो है वो जेन्युइन है। यस, इधर से सेव द बर्ड एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप का इंटरेस्ट भी जेन्युइन है। तो इन दोनों के इंटरेस्ट को भी माइंड में रखना होगा वाइल मेकिंग डिसीजन। लेकिन साथ आपको गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी देखना है कि गवर्नमेंट भी विलिंग है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या ख्याल है? कितने हो गए? 2 पॉइंट हो गए, हमने 4 बनाने हैं। तीसरा आपको देखना है एक्शन ऑफ स्टेक होल्डर के स्टेक होल्डर आपके अगेंस्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। केस अगर रूट बी में जाते हैं तो लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है फ्रॉम मिस्टर करल, और अगर ए में जाते हैं तो प्रेशर ग्रुप से आना पड़ेगा। ए में जाते हैं तो प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से आपको एक्शन फेस करना पड़ेगा, और जो रूट बी वाला एक्शन है वो ज़्यादा सवेयर है एज कंपेयर टू रूट ए एक्शन। क्या ख्याल है? तो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने एक्शन ऑफ स्टेक होल्डर को कैसे जो है वो डील करना है। सो पावर की बात होगी, इंटरेस्ट की बात होगी, एक्शन की बात होगी, चौथी और क्या बात हो सकती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर से रिलेटेड? सर ये जॉब्स वगैरह जो सर जो लोग को फायदा होगा इसकी वजह से। हाँ, चौथा आपने क्या देखना है? इकोनॉमिक बेनिफिट, कि कौन सा रूट हमें जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, और अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक बेनिफिट इनको रूट ए ज़्यादा दे रहा है। क्यों? रूट बी के साथ कॉस्ट बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। जी सर ये बात कर। क्या ख्याल है? कॉस्ट एसोसिएटेड है उसके साथ। क्यों? 1 मिलियन तो अभी इनकी जो है वो एस्टिमेशन है, माइट बी करल अगर एग्री किया तो माइट बी इससे ज़्यादा पे एग्री करेगा। अभी लीगल एक्शन उसकी तरफ जो फेस करना पड़ा उसकी भी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, तो कॉस्ट हाई है रूट बी में, तो कॉस्ट रूट ए में लेसर है, तो ये फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा। और एमपीवी भी ज़्यादा है। सो 4 बातें की जा सकती हैं, पावर देखनी है, इंटरेस्ट देखना है, एक्शन देखना है, और कॉस्ट बेनिफिट देखना है। पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट आ स्टेक होल्डर क्लेम इज। स्टेक होल्डर क्लेम का मतलब क्या है? Needs, wants, demands from the stakeholder, expectation of the stakeholder from you, and critically assess the stakeholder claim of Eddie Krell, the local government authority, and the colony of endangered bird. तो तीनों के पैराग्राफ सेपरेट सेपरेट बना देने हैं। एडी करल का क्लेम क्या है कि उसकी इनहेरिटेड लैंड है जो कि फ्रॉम सो मैनी जनरेशन जो है वो 4 जनरेशन उसकी फैमिली के पास है, तो राइट है सबको अपनी इनहेरिट है इसको कंटिन्यू रखने का। तो यस, उसके क्लेम जो है वो जेन्युइन है। ना सिर्फ इनहेरिटेड लैंड, साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके क्लेम में है, तो वो भी जेन्युइन है। लोकल गवर्नमेंट के अगर क्लेम देखे जाए तो लोकल गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिक्वायर कर रही है क्या? रेलवे रूट बिटवीन 2 डिफरेंट टाउन्स।
लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या ख्याल है? तो आइदर रूट विल गिव बेनिफिट टू द लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया जो अथॉरिटी दे दी आरडीसी को टू चूज आइदर रूट ए आर बी। एंडेंजर्ड बर्ड कॉलोनी की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल कंसर्न है उनकी, जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं सेव द बर्ड प्रेशर ग्रुप्स, उनकी कंसर्न भी जानियन है। हाँ, अगर बर्ड्स के लिए कोई अल्टरनेटिव प्लेस जो है वो अरेंज कर दी जाए तो इनकी कंसर्न भी मीट की जा सकती है। 7 नंबर के लिए बात की जा सकती है। 1 नंबर के लिए स्टेक होल्डर क्लेम को डिफाइन कर दिया और 2 नंबर के लिए इन तीनों के पैराग्राफ आपने बता दिए कि भाई क्या इनकी कंसर्न या इंटरेस्ट है, क्लेम्स हैं। अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 45 इन योर किट, रोजी एंड अटकिंस। Again from BPP kit, Rosie and Atkin. Requirement A of the question for 2 marks. Requirement A of the question for 2 marks. Explain how stakeholder claims are sometime in conflict. Explain how stakeholder claims are sometime in conflict. कैसे stakeholder claims sometime conflict में आते हैं. So while making a decision, organization need to consider best of all stakeholder. क्या ख्याल है? And if you consider more best of one stakeholder, then other stakeholder best will be in conflict. क्या ख्याल है? Like while making a decision for the objective of organization, कोई कॉस्ट कटिंग करनी है तो एम्प्लॉयज के साथ कन्फ्लिक्ट, सप्लायर के साथ कन्फ्लिक्ट, या प्राइस इंक्रीज करनी है टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी तो कस्टमर के साथ कन्फ्लिक्ट, तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। 2 नंबर की छोटी सी बात की जा सकती है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, क्वेश्चन 45। Using a suitable stakeholder analysis framework, assess the competing claims of the local government authority and the University of Hampstead in the proposed housing development. Using the suitable stakeholder analysis framework. Stakeholder analysis framework कौन सा था? मेंडलो मैट्रिक्स। पावर इंटरेस्ट को देखते हुए क्या करना है, assess the competing claims of the local government authority and the University of Hampstead in the proposed housing development, मीन दोनों के पावर इंटरेस्ट को देखते हुए आपने assess करना है। तो उसके लिए सिनेरियो रीड करते हैं। वो अगर पावर इंटरेस्ट वाली बात हो तो इसने तो उसने क्लियर कर दिया ना कि स्टेक होल्डर एनालिसिस फ्रेमवर्क वो है ही एक मैंडलो ग्रिड, उसके अकॉर्डिंगली आपने बात करनी है। Rosie and Atkin R&A is one of the largest institutional investor in the country. Its investment strategy has traditionally been to own a minor shareholding in each of the top 200 companies on the stock exchange. Institutional investors हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, टॉप 200 कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। The R&A shareholding is typically between 2% and 10% of each company, and it manages fund for over 2 million clients, people and businesses who buy into shares of funds managed by R&A. मीन लोग इनको पैसे देते हैं, ये आगे इन्वेस्ट करते हैं टॉप 200 कंपनीज में और कितने 2% टू 10% तक शेयर बाय करते हैं। ये established over 200 years ago, R&A has always believed itself to be socially responsible.
As part of its CSR strategy, R&A recently purchased 100% of the shares in a national house builder, Natcon, which it owns as a direct holding and does not include in its managed funds. So 100% शेयर बाय किए हुए इन्होंने किसके, नेटकॉन के, और अपने मैनेज फंड्स में इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ. Natcon in turn owns a large amount of land suitable for future low-cost housing development. The R&A website reported that the reason for this purchase was to address the board's concern over a shortage of affordable housing in the country, which R&A feels they can help to address by having outright ownership of Natcon. R&A reported that there is a large social need for affordable homes, and it hopes to create many hundreds of new low-cost homes each year. Natcon wants to build a large estate of new homes in the town of Hawstead, and the local government authority is considering whether to grant the required building permission. The nearby University of Hawstead strongly opposes it, because it believes that the new houses will ruin what is considered to be a panoramic view from the university campus, which helps it to recruit staff and students to the university. कि वो शायद यूनिवर्सिटी के आगे बनेंगे तो उससे पैनोरामिक व्यू शायद रोड से यूनिवर्सिटी जो नज़र आती होगी वो इफ़ेक्ट होगा, जिससे स्टाफ और स्टूडेंट रिक्रूट करने में इशू आ सकता है यूनिवर्सिटी को. लोग अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे. So both the Hawstead's local government authority and the University of Hawstead have money invested as clients with R&A, और दोनों R&A के इन्वेस्टर भी हैं. But the university has a substantial smaller investment in the fund than the local government authority. The local government authority also owns shares in R&A, meaning that it is both an investor in fund and on R&A shareholder. गवर्नमेंट R&A के शेयर होल्डर भी हैं. So करना क्या आपको, using a suitable stakeholder analysis framework, assess the competing claims of the local government authority and the University of Hawstead in the proposed housing development. तो इनके claims दोनों के assess करने हैं आपने using a stakeholder analysis framework. क्या ख्याल है? So पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि claims जो हैं of different stakeholder need to be assessed while making a decision. क्या ख्याल है? And one suitable framework is Menlo matrix, where we consider power, interest, i.e. influence of the stakeholder. अब एक पैराग्राफ बना देंगे कि इसका लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट की अगर हम देखा जाए तो इनके पास पावर हाई है. क्या ख्याल है? इंटरेस्ट भी हाई है, बल्कि इंटरेस्ट तो दोनों पार्टीज का हाई है. लोकल गवर्नमेंट का देखा जाए तो पावर हाई है इनके पास, क्यों? गवर्नमेंट है. और R&A के ऊपर भी पावर इसकी हाई है, क्यों? ये इन्वेस्टर भी हैं और साथ शेयर होल्डर भी हैं और साथ लोकल गवर्निंग अथॉरिटी भी है. क्या ख्याल है? और लोकल गवर्नमेंट भी चाहती है कि क्या होने चाहिए, लो बजट हाउसिंग जो है वो होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्राउंड की बेस पर, ना सिर्फ इकोनॉमिक, शायद पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी होंगी. जो लोकल गवर्नमेंट पार्टी है वो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, तो पावर भी हाई है इनकी और इंटरेस्ट भी हाई है. तो इनके क्लेम्स जो हैं वो जेन्युइन हैं, जो कि मोर टू कंसीडर हैं इनटू दिस डिसीजन. यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टेड की बात करें तो पावर उनके पास बीइंग अ इन्वेस्टर है, लेकिन एज कंपेयर टू गवर्नमेंट लेस पावर है. इंटरेस्ट हाई है उनका, लेकिन उनका क्लेम के पैनोरामिक व्यू जो है वो अफेक्ट होगा. दैट विल अफेक्ट देयर अट्रैक्शन ऑफ पीपल
कुछ ग्राउंड्स पर वो जेन्युइन है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाउसिंग जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? यूनिवर्सिटीज़ तो और भी काफ़ी काम कर रही होंगी, और वैसे भी हाउसिंग से यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल स्टॉप होने नहीं जा रही, इट विल कंटिन्यू। क्या ख्याल है? बल्कि हाउसिंग बनने से माइट भी लोकल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी, जिससे यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट स्टाफ नियर बाय हाउसिंग सोसाइटी से भी मिल सकता है। क्या ख्याल है? और अगर दोनों के क्लेम्स को देखा जाए तो गवर्नमेंट क्लेम जो है वो ज़्यादा जेन्युइन है, विच नीड टू बी कंसीडर्ड। यूनिवर्सिटी क्लेम जो है वो लेस जेन्युइन है। अब इसके आंसर को जब आप देखोगे ना तो उसने 3 डिफरेंट आंसर दिए हैं। एक आंसर उसने दिया है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल मार्क्स नहीं मिलने, एक आंसर मिला है आपको मीडियम लेवल का, और एक फुल प्रोफेशनल मार्क्स के साथ आंसर मिला है। इसमें मैंडो ग्रिड को नहीं एक्सप्लेन करते रहना, मैंडो ग्रिड क्या है, मैंडो ग्रिड क्या है, पावर इंटरेस्ट ग्रिड बनाना शुरू कर दो। नो, मेनली आपने क्या करना है, ये दोनों स्टेक होल्डर के बारे में एनालिसिस देना है कि पावर ये है, इंटरेस्ट ये है, और उसके अकॉर्डिंगली क्लेम जेन्युइन किसका है। लेकिन शुरू में हम डबल बना दें तो नहीं, जरूर नहीं बनाना, उतने मार्क्स ही नहीं है। उसने नहीं कहा कि मैंडो मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करे, नहीं, वो पता है उसे, वो डब्बे का उसे पता है, सिर्फ आपने पावर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बातें करनी है। क्या ख्याल है? कोशिश करें नेक्स्ट क्लास से पहले ये 3 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट हो जाएं तो ये सारे एरियाज हमारे अच्छे जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में एथिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ नई चीज़ें देखेंगे और क्या है। 1-2 लेक्चर में होपफुली एथिक्स को वाइंड अप करके फिर हम रिस्क का एरिया स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? सो इनफ फॉर टुडे।